हमारे पास एक डिमांड फंक्शन है क्यू एक्स इज़ अ फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स और इनकम ऑफ द कंज्यूमर। ये हमारे पास एक डिमांड फंक्शन है। अभी तक हमने क्या समझा है कि प्राइस के चेंज होने की वजह से कितना डिमांड में चेंज आएगा, ये किसकी हेल्प से निकालेंगे हम, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की हेल्प से निकालेंगे। इसको हमने क्या किया, डिटेल में समझ लिए, सारे मेथड्स को समझ लिए। ठीक है, अब क्या करना है हमें, अब हम लेंगे नेक्स्ट वेरिएबल जो कि है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। यानी प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स के चेंज होने की वजह से डिमांड पर कितना चेंज आएगा, कितना चेंज, हाउ मच चेंज, इसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या बोलते हैं हम इसको, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जब प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स चेंज होने की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज आए, उसको निकालने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यानी अब हमारा फंक्शन क्या हो गया है, क्यू एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। यानी प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स के चेंज होने की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज आएगा, अब हम ये निकालना चाहते हैं। ठीक है, तो जब भी हम प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में दो गुड्स आने चाहिए। सबसे पहले सब्स्टिट्यूट गुड्स और दूसरा है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन से होते थे, जब हम टी और कॉफ़ी की बात करते थे। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन से होते थे, जब किसी गुड्स को हम कॉम्बिनेशन में यूज़ करते थे, जैसे पेट्रोल और कार। सब्स्टिट्यूट कौन से होते हैं, जिसकी जगह हम दूसरे को यूज़ कर सकते हैं, जैसे कोक और पेप्सी। क्लियर। तो इसमें होता क्या था कि जैसे ही आप कोक के प्राइसेस बढ़ाओगे तो पेप्सी की डिमांड इंक्रीज हो जाती है। क्यों, क्योंकि कोक वाले सारे पेप्सी की तरफ शिफ्ट हो गए, क्योंकि अब पेप्सी उन्हें सस्ती लग रही है, दोनों में लगभग इक्वल लेवल का सेटिस्फेक्शन मिल रहा था उन्हें। क्लियर। यानी प्राइसेस के इंक्रीज होने की वजह से कोक के पेप्सी की डिमांड जो है वो इंक्रीज हो गई है। क्लियर, ये रिलेशन है। प्राइस ऑफ कोक डिक्रीज होने की वजह से पेप्सी की डिमांड डिक्रीज हो गई है, ये था रिलेशन। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या होता है कि अगर पेट्रोल के प्राइस इंक्रीज हो जाएंगे तो कार की डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। क्यों, क्योंकि आप पेट्रोल अफोर्ड नहीं कर सकते तो कार लेके क्या करेंगे। अगर पेट्रोल के प्राइसेस कम हो जाएंगे तो कार की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि अब पेट्रोल अफोर्ड कर सकते हैं तो कार लेना फ़ायदेमंद है हमारे लिए, इसलिए कार की डिमांड भी बढ़ जाएगी। क्लियर, ये रिलेशन हमें समझ में आता है। ये सब हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अब इसको हम डायग्राम में देखते हैं, ग्राफ पे देखते हैं कि ये दिखते कैसे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ सब्स्टिट्यूट गुड्स की। एक साइड रखूंगा मैं कोक और दूसरी साइड रखते हैं पेप्सी को। ये हमारे पास कोक और यहाँ पर है हमारे पास पेप्सी। ये पेप्सी के प्राइसेस हैं, ये पेप्सी की क्वांटिटी डिमांडेड है। ये कोक के प्राइसेस हैं, ये कोक की क्वांटिटी डिमांडेड है। क्लियर। अब क्या है, हमारे पास एक डिमांड कर्व है कोक का, ये कोक की डिमांड है और ये पेप्सी की डिमांड है। क्लियर। सपोज कोक के प्राइसेस P है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग डिमांड क्या है हमारी, Q है। अभी कोक के प्राइसेस क्या है, P है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग डिमांड है हमारी Q, इस डिमांड कर्व के हिसाब से। और सपोज मान लेते हैं पेप्सी की प्राइस क्या है, ये है P और क्वांटिटी है Q। क्लियर। अब क्या करता हूँ मैं, जैसे ही कोक की प्राइसेस को इंक्रीज करता हूँ, कोक की प्राइसेस को क्या करता हूँ मैं, इंक्रीज करता हूँ। तो जैसे ही कोक की प्राइस इंक्रीज होकर P डैश हो जाती है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग
क्वांटिटी क्यू डैश हो जाती है लॉ ऑफ डिमांड के हिसाब से। क्लियर? ये क्या है? डिमांड कर्व ऑफ कोक। तो जैसे ही मैंने प्राइसेस को इंक्रीज किया तो कोक की अपनी डिमांड तो हो जाएगी कम लॉ ऑफ डिमांड के हिसाब से, लेकिन पेप्सी पे क्या फ़र्क पड़ेगा? पेप्सी पे ये फ़र्क पड़ेगा कि जैसे ही कोक की प्राइस इंक्रीज होगी तो लोग यहाँ से उठ के वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि इन दोनों से लगभग सेम लेवल का सेटिस्फेक्शन मिलता है। और अब हमें ये कोक महंगी लगेगी और पेप्सी चीपर लगेगी, तो इसकी जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी? इसकी डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगी। और जब इंक्रीज़ होती है किसी और फैक्टर की वजह से तो डिमांड कर्व क्या होता है हमारा? डिमांड कर्व हमारा शिफ्ट हो जाता है। तो ये क्या हो गया? राइट वर्ड शिफ्ट हो गया। ये थी कोक की डिमांड, ये पेप्सी की डिमांड कर्व थी, और ये डी पी डैश। क्लियर? ये बात समझ में आई? यानी कि कोक के जैसे ही प्राइसेस कम किए, पेप्सी के प्राइसेस सेम है, लेकिन यहाँ वाले कंज्यूमर्स यहाँ शिफ्ट हो गए क्योंकि अब पेप्सी उन्हें सस्ती लग रही है रिलेटिवली। तो अब जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो इंक्रीज होकर क्यू डैश हो गई। क्लियर? तो रिलेशन ये बना हमारा कि प्राइस ऑफ कोक इंक्रीज होने की वजह से क्वांटिटी ऑफ पेप्सी इंक्रीज हो गई। क्लियर? ये दिख रहा है हमें ग्राफ में क्लियरली। अब अगर प्राइसेस जो हैं वो कम हो जाएं कोक के, मान लेते हैं P2 हो जाएं, तो क्वांटिटी डिमांडेड Q2 हो जाएगी लॉ ऑफ डिमांड के हिसाब से कोक की। क्लियर? लेकिन क्योंकि प्राइसेस कोक के सस्ते हो गए हैं तो अब पेप्सी वाले कंज्यूमर्स भी किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे? कोक की तरफ, क्योंकि अब कंज्यूमर्स को कोक रिलेटिवली चीपर लग रही है और दोनों में लगभग सेम लेवल का सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो जो चीज़ सस्ती मिलेगी उस चीज़ पे कंज्यूमर शिफ्ट हो जाएगा। तो अब क्या होगा? जो ओरिजिनल क्वांटिटी थी वो थी Q, लेकिन प्राइसेस क्या थे? सेम थे। और प्राइसेस सेम थे लेकिन डिमांड क्या थी? कम हो गई। क्यों? क्योंकि कोक के प्राइसेस कम हो गए हैं। तो यहाँ पर पेप्सी की डिमांड जो है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, और ये बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो अब डिमांड क्या आ गई? अब डिमांड आ गई Q2। क्लियर है? जैसे ही कोक के प्राइसेस कम किए तो पेप्सी की डिमांड क्या हो गई? कम हो गई, क्योंकि अब रिलेटिवली चीपर क्या है हमारे लिए? कोक। तो क्वांटिटी यहाँ पे कम हो गई, ये कम हो गई। जब हमने प्राइसेस इंक्रीज़ किए थे तो क्वांटिटी ज़्यादा हो गई थी। क्योंकि इसके प्राइसेस में कोई चेंज नहीं है, तो प्राइसेस के अलावा कोई भी वेरिएबल चेंज होता है तो हमारी डिमांड कर्व शिफ्ट होती है। तो अगर डिमांड इंक्रीज़ होगी तो राइटवर्ड शिफ्ट, डिमांड डिक्रीज़ होगी तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट। तो जैसे ही प्राइसेस कोक के कम हुए तो क्वांटिटी डिमांडेड पेप्सी की डिक्रीज़ हो गई। ठीक है? एक रिलेशन ये मिल गया हमें। ये थी सब्स्टिट्यूट गुड्स की बात। अब करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात। एक ग्राफ पे मैं क्या लूँगा? पेट्रोल लूँगा। एक ग्राफ पे मैं लेता हूँ कार। ये पेट्रोल के प्राइसेस हैं, ये पेट्रोल की क्वांटिटी डिमांडेड है, ये कार के प्राइसेस हैं, ये कार की क्वांटिटी डिमांडेड है। क्लियर? अब क्या करना है हमें? इनकी कुछ डिमांड होगी तो हमने एक डिमांड कर्व बनाया इसका, कार की भी कुछ डिमांड होगी, ये डिमांड कर्व बना लिया हमने। क्लियर? ये डिमांड कर्व है पेट्रोल की और ये डिमांड कर्व है कार की। अब क्या होता है कि पेट्रोल के जो प्राइसेस हैं वो क्या हैं? P, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्वांटिटी है Q। क्लियर? इसी तरीके से कार की भी कुछ प्राइसेस हैं, वो है मान लेते हैं P, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग कार की क्वांटिटी है Q। अब क्या करता हूँ मैं? पेट्रोल की प्राइसेस को इंक्रीज़ करता हूँ और इंक्रीज़ करके पेट्रोल के प्राइसेस हो गए P डैश। तो पेट्रोल की क्वांटिटी लॉ ऑफ डिमांड के हिसाब से कम हो जानी चाहिए, यानी Q1 पे आ जाएगी। क्लियर? क्योंकि प्राइसेस में चेंज है तो क्या होगा? मूवमेंट होगा। डिमांड कर्व पे हम शिफ्ट हो रहे हैं, पहले इस पॉइंट पे थे अब इस पॉइंट पे हैं।
मूवमेंट हो रही है, ये क्या हो गया है, कॉन्ट्रैक्शन है, क्योंकि क्वांटिटी कम हो गई है, इसको हम कॉन्ट्रैक्शन कहते थे, कॉन्ट्रैक्ट हो गई है क्वांटिटी। लेकिन पेट्रोल की वजह से कार पे इफेक्ट आता है, ठीक है। तो जैसे ही पेट्रोल के प्राइसेस इंक्रीज हुई तो पेट्रोल अब हमारे लिए अफोर्डेबल नहीं है, तो कार खरीद के क्या करेंगे, तो कार की तो कोई प्राइसेस चेंज नहीं हुई, क्या चेंज हुई कि अब पेट्रोल जब खरीद ही नहीं सकते तो कार लेके क्या करेंगे, तो कार की जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी बैकवर्ड, ठीक है, क्या हो जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी बैकवर्ड। और अब कितनी हो गई कार की क्वांटिटी डिमांडेड, क्यू डैश। प्राइसेस वही हैं लेकिन पेट्रोल के प्राइसेस इंक्रीज होने की वजह से कार की हमारी डिमांड डिक्रीज हो गई है, क्लियर। इसलिए ये आ गया है शिफ्ट। प्राइसेस के अलावा किसी भी वेरिएबल में अगर चेंज आएगा तो डिमांड कर्व शिफ्ट होगी, और यहाँ पर क्योंकि डिमांड कम हो रही है पेट्रोल की प्राइसेस ज़्यादा होने की वजह से, इसलिए हमारी डिमांड कर्व पीछे की तरफ शिफ्ट हो गई है। अब क्या करते हैं हम, अब अगर प्राइसेस पेट्रोल के कम हो जाए, P2 हो जाए मान लेते हैं, P2 के कॉरस्पॉन्डिंग क्वांटिटी क्या है, Q2, ये लॉ ऑफ डिमांड के हिसाब से हो गया, ठीक है। इसको हम क्या कहते थे, एक्सटेंशन कहते थे, अगर पॉइंट इससे हम इस पे आए, क्यों, क्योंकि क्वांटिटी एक्सटेंड हो गई है, इंक्रीज हो गई है, किसकी वजह से, प्राइस की वजह से, तो ये क्या है, मूवमेंट है। लेकिन क्योंकि अब पेट्रोल अफोर्डेबल हो गया है तो अब लोग गाड़ी भी खरीदेंगे, तो गाड़ी की डिमांड क्या हो जाएगी, दोबारा इंक्रीज हो जाएगी, क्लियर, इंक्रीज होकर DC2 पे चली गई, यानी डिमांड का राइटवर्ड शिफ्ट हो गया। क्यों, क्योंकि हमारी डिमांड कार के लिए इंक्रीज हो जाएगी, किस वजह से, पेट्रोल के प्राइसेस कम होने की वजह से। यानी कार की प्राइसेस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, कार की डिमांड पे फ़र्क पड़ रहा है, किसकी वजह से, पेट्रोल के प्राइसेस को फ्लक्चुएट होने की वजह से। यानी क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या रिलेशन बना कि अगर प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीज होगा तो डिमांड ऑफ कार डिक्रीज होगी, अगर प्राइस ऑफ पेट्रोल डिक्रीज होगा तो डिमांड ऑफ कार इंक्रीज हो गई, क्लियर, ये समझ में आ गया। ये कैसा रिलेशन है, ये है नेगेटिव रिलेशन, अपोजिट चल रहा है, एक बढ़ रहा है तो एक डिक्रीज हो रहा है। और सब्स्टिट्यूट के केस में क्या था, पॉजिटिव रिलेशन, पॉजिटिव रिलेशन, यानी एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, और एक घट रहा है तो दूसरा भी घट रहा है, क्लियर, ये हो गया पॉजिटिव रिलेशन। अब हमें करना क्या है, मेन प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, प्रॉब्लम ये है, अब हम ये जानना चाहते हैं कि प्राइसेस के चेंज होने की वजह से कितना % क्वांटिटी में चेंज आएगा रिलेटेड गुड्स की, क्लियर। हम ये जानना चाहते हैं कि प्राइसेस की चेंज होने की वजह से कितना % चेंज आएगा रिलेटेड गुड्स में, तो इसको बोलते हैं हम क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इसको निकालने का तरीका क्या है, बहुत सिंपल, जैसे हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालते थे सेम उसी तरीके से निकालना है। क्या करते थे हम, देखिए सबसे पहले हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला देख लेते हैं। EDP क्या होता है हमारा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। लेकिन यहाँ पर एक ही गुड्स होता था, तो एक गुड की प्राइस चेंज होने की वजह से उसी गुड की क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आता था। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, एक गुड की प्राइस चेंज होने की वजह से दूसरी गुड की क्वांटिटी में चेंज आ रहा है। तो फॉर्मूले को हम इस तरीके से ट्विस्ट करेंगे, देखिए क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को लिखते हैं हम EC से डिनोट करते हैं, ठीक है। देखिए हमें पता है नीचे कौन सा वेरिएबल रखते हैं हम, जो होता है इंडिपेंडेंट, जो सबसे पहले चेंज किया गया है। तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ X कमोडिटी। मान लेते हैं हमारे पास कमोडिटी हैं दो, X और Y, इनका दोनों में आपस में कोई रिलेशन है, ठीक है। दो कमोडिटी हैं हमारे पास X और Y, इनका आपस में कोई रिलेशन है। तो अगर प्राइस ऑफ X चेंज होता है तो कितना % चेंज होगा इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ Y, क्लियर।
क्या करना है हमें, एक गुड की प्राइस अगर चेंज होगी तो दूसरे गुड की क्वांटिटी में कितना चेंज आएगा, ये है हमारा क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला। इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं कैसे, परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं क्वांटिटी डिमांडेड में, Q1 माइनस Q, नई वाली क्वांटिटी में से ओल्ड वाली क्वांटिटी को माइनस करते हैं, ठीक है। ये लेकिन ये क्वांटिटी किसकी है, ये क्वांटिटी है y की, तो मैं यहाँ पे y डाल देता हूँ, ठीक है। डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी किसकी, y की, इनटू 100, तो ये क्या आ गया, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ y। अब क्या करना है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ y, कितना परसेंटेज चेंज हुआ है प्राइस ऑफ y में, कैसे निकालेंगे, न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस, लेकिन किसका, x गुड का, डिवाइडेड बाय ओल्ड प्राइस किसका, x गुड का, इनटू 100। क्लियर, सेम जैसे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में निकालते थे, बस यहाँ पर गुड सब क्या हो गए हैं, दो हो गए हैं, x और y। 100 से 100 कैंसिल हो गया, Q1 माइनस Q को क्या बोलते थे हम, डेल्टा Q, लेकिन ये किसका है, y गुड्स का, डिवाइडेड बाय QY, होल डिवाइडेड बाय P1 माइनस P को क्या बोलते थे हम, डेल्टा P, यानी चेंज इन प्राइस, लेकिन किसके, x गुड के, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल प्राइस यानी P किसके, x के। अब क्या करेंगे हम, न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, तो ये क्या आ जाएगा, डेल्टा Q किसका, y का, मल्टीप्लाई बाय P x प्राइस ऑफ x, होल डिवाइडेड बाय QY इनटू डेल्टा P x का प्राइस, ठीक है। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, डेल्टा QY डिवाइडेड बाय डेल्टा PX इनटू PX बाय QY, ठीक है। फॉर्मूला लगभग सेम है, बस आपको गुड्स का ध्यान रखना है कि कहाँ पर x आएगा और कहाँ पर y आएगा, और इसका बहुत ही सिंपल सा याद रखने का तरीका है कि प्राइस ऑफ x में चेंज होगा, एक प्रोडक्ट की प्राइस में चेंज होगा तो दूसरे गुड की क्वांटिटी में चेंज होगा, सिंपल। तो एक में x आएगा और एक में y आएगा, अगर x की प्राइसेस चेंज होंगे तो क्वांटिटी y की होगी, अगर y की प्राइसेस चेंज होंगे तो क्वांटिटी x की होगी। क्लियर, तो ये है हमारा फॉर्मूला किसका, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। हमने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में एक मिड पॉइंट मेथड भी देखा था, इसको हम मिड पॉइंट मेथड से भी निकाल सकते हैं। मिड पॉइंट मेथड में क्या करते थे हम, EC निकालने का क्या फॉर्मूला है, Q1 माइनस Q किसका, y का, डिवाइडेड बाय Q किसका, y का, इनटू 100, होल डिवाइडेड बाय P1 माइनस P किसका, x का, डिवाइडेड बाय P किसका, x का, इनटू 100। क्लियर, अब क्या करना है हमें, इसे मिड पॉइंट मेथड पे लेके जाना है। तो मिड पॉइंट के लिए क्या करते थे हम, दोनों क्वांटिटी को ऐड करते थे और 2 से डिवाइड कर देते थे, यानी एवरेज निकाल लेते थे, मिड पॉइंट निकाल लेते थे, दोनों प्राइसेस को ऐड करते थे और 2 से डिवाइड करते थे। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम ये जो बेस में है ना QY, बेस में क्या है हमारा QY, इसकी जगह हमें मिड वैल्यू रखनी है और इसमें PX की जगह मिड वैल्यू रखनी थी इसकी, तो इसकी मिड वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, Q1 माइनस Q किसका है ये, Y का, डिवाइडेड बाय QY की जगह क्या लिखना है हमें, Q प्लस Q1 डिवाइडेड बाय 2। क्लियर, यहाँ 100 से 100 कैंसिल कर देते हैं। अब फिर होल डिवाइडेड बाय P1 माइनस P किसका है, X का, लेकिन नीचे क्या रखना है हमें, एवरेज रखना है दोनों प्राइसेस का, तो P प्लस P1 बाय 2। क्लियर, इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। ये ऊपर क्या है, डेल्टा Q किसका, Y का, डिवाइडेड बाय Q प्लस Q1 बाय 2, होल डिवाइडेड बाय डेल्टा P किसका, X का, डिवाइडेड बाय P प्लस P1 बाय 2। क्लियर, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा QY बाय Q प्लस Q1 होल डिवाइडेड बाय डेल्टा PX बाय P प्लस P1।
न्यूमरेटर की डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर की न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा डेल्टा क्यू वाई इंटू पी प्लस पी वन अपॉन क्यू प्लस क्यू वन इंटू डेल्टा प्राइस ऑफ एक्स। क्लियर? इसको रीअरेंज कर दीजिए, क्या हो जाएगा, डेल्टा क्यू वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा पी एक्स इंटू पी प्लस पी वन डिवाइडेड बाय क्यू प्लस क्यू वन। ये है हमारा क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालने का फॉर्मूला, किससे, मिड पॉइंट मेथड से। इसको हम ऑलरेडी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में बहुत ही डिटेल में कवर कर चुके हैं। क्लियर? अब क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होता है वो 3 तरीके की होती है। क्या होती है? क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड तीन तरीके की होती है। ठीक है, कैसे होती है 3 तरीके की? देखिए, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का क्या फॉर्मूला है कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ वाई गुड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ एक्स गुड। क्लियर? यही फॉर्मूला है। अब ध्यान से देखिए, अगर हमारे पास सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं, जैसे टी और कॉफ़ी, अगर टी की प्राइसेस इंक्रीज़ होंगी तो कॉफ़ी की डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। यही रिलेशन है सब्स्टिट्यूट गुड्स में। तो यहाँ पे अगर फॉर्मूले में ये चीज़ डालें कि अगर परसेंटेज चेंज इन प्राइस इंक्रीज़ हो, यानी कि क्या हो, पॉजिटिव हो। इंक्रीज़ होना मतलब पॉजिटिव आएगा नंबर, इंक्रीज़ होगा तो पॉजिटिव आएगा। तो क्वांटिटी डिमांडेड भी इंक्रीज़ होगी, तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड भी इंक्रीज़ होगी, यानी पॉजिटिव होगी। तो पॉजिटिव पॉजिटिव अगर डिवाइड में होगा तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव हमेशा। दोबारा समझिए, सब्स्टिट्यूट गुड्स है, अगर टी की प्राइसेस इंक्रीज़ होगी तो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कॉफ़ी भी इंक्रीज़ होगी। तो फॉर्मूला क्या है, तो अगर परसेंटेज चेंज इन प्राइस इंक्रीज़ होगा यानी पॉजिटिव होगा, तो क्वांटिटी डिमांडेड भी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो हमारा ओवरऑल रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव। इसको हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्लियर? जब हमारे पास सब्स्टिट्यूट गुड्स हों तो 100% क्या आएगा, रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। हमारा जो नंबर आएगा पॉजिटिव आएगा, यानी परसेंटेज चेंज इन प्राइस इंक्रीज करने की वजह से हमारा क्वांटिटी डिमांडेड भी इंक्रीज होगा दूसरे प्रोडक्ट का, तो वो हमारे क्या हो जाएंगे, सब्स्टिट्यूट गुड्स। क्लियर? नेक्स्ट केस है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री का। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन से होते हैं, पेट्रोल और कार। अगर पेट्रोल की प्राइसेस इंक्रीज होती हैं तो कार की क्वांटिटी डिक्रीज होती है। तो फॉर्मूला क्या है हमारा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ, मान लेते हैं कार यहाँ पे, और परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ पेट्रोल। तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे, अगर परसेंटेज चेंज इन प्राइस इंक्रीज हो रहा है यानी पेट्रोल के प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव का साइन आएगा। क्लियर? ये डिवाइड वाला साइन है, पॉजिटिव का साइन आएगा नीचे। परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीज हो रहा है, हमने बोला ना अगर पेट्रोल के प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं तो ये नीचे डिनोमिनेटर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और न्यूमरेटर क्या आएगा, कार की डिमांड जो है वो कम हो रही है, यानी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कार इज कम, यानी नेगेटिव में जाएगी, तो यह साइन क्या आएगा, माइनस का। तो जब भी माइनस प्लस हो डिवाइड में तो रिजल्ट क्या आता है, नेगेटिव। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यानी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में हमेशा क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई। नेक्स्ट केस है, अगर क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किसी दो प्रोडक्ट्स की 0 आ जाए तो क्या होगा, यानी वो दोनों गुड्स आपस में कोई रिलेटेड ही नहीं है,
यानी अगर प्राइसेस में कुछ भी चेंज आता है तो क्वांटिटी में कोई चेंज ही नहीं आ रहा है दूसरे प्रोडक्ट की, तो यानी आपस में उनका कोई रिलेशन ही नहीं है। तो ज़ीरो के केस में नो रिलेशन बिटवीन गुड्स, ठीक है। और इसको हम क्या कहते हैं, ज़ीरो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्लियर। तो ये तीन तरह की क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती हैं, पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो हमने अभी तक सारा कंसेप्ट पढ़ लिया है किसका, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, हम कैसे निकालते हैं, किस किस तरीके की होती हैं। क्लियर। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं कैसे होगा। सपोज ये क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ द प्राइस ऑफ कॉफ़ी राइसेस फ्रॉम ₹45 पर पैक टू 55 पर पैक, यानी क्या है कि प्राइसेस ऑफ कॉफ़ी जो पहले थे 45 रुपीज़ अब इंक्रीज होकर कितने हो गए हैं, ₹55। क्लियर, ये दिया हुआ है। एंड एज अ रिजल्ट द कंज्यूमर्स डिमांड फॉर टी इंक्रीजेज फ्रॉम 600 to 800। क्या हुआ कि टी की जो डिमांड है वो इंक्रीज़ हुई है, कॉफ़ी के प्राइसेस इंक्रीज़ हुए हैं लेकिन यहाँ पर टी की डिमांड इंक्रीज़ हुई है। तो डिमांड फॉर टी इज़ पहले 600 यूनिट्स थी, अब 800 हो गई है। क्लियर। हमें क्या निकालना है, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ टी फॉर कॉफ़ी। हमें निकालना है कि टी की जो डिमांड है उसमें कितना चेंज आया कॉफ़ी की प्राइसेस इंक्रीज़ होने की वजह से। तो हमें निकालना है EC। EC का फॉर्मूला क्या सीखा हमने, डेल्टा Q किसका, क्वांटिटी किसकी चेंज हो रही है, टी की। यहाँ पे देखेंगे टी डिमांड फॉर टी इंक्रीजेज फ्रॉम 600, तो क्वांटिटी इंक्रीज किसकी हो रही है, टी की। तो डेल्टा Q किसका, टी, चेंज इन क्वांटिटी ऑफ टी डिवाइडेड बाय डेल्टा P किसका, प्राइसेस किसका चेंज हो रहा है, कॉफ़ी का। तो C प्राइसेस किसका चेंज हो रहा है, कॉफ़ी का, तो हम किसका प्राइस लेंगे, कॉफ़ी का, PC। और क्वांटिटी किसकी लेंगे हम, टी की, तो QT। क्लियर, हमारा फॉर्मूला क्लियर हो गया। अब इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं वैल्यूज से। तो डेल्टा QT क्या है, डेल्टा QT है हमारा, डेल्टा QT इज़ इक्वल टू Q1 माइनस Q। तो पहले क्वांटिटी थी 800, अब कितनी है 600, तो 800 माइनस 600 इज़ इक्वल टू 200। अब डेल्टा P क्या है, डेल्टा P किसका, कॉफ़ी का, तो P1 माइनस P कितना हो जाएगा, 55 माइनस 45, 55 माइनस 45 कितना आ जाएगा ये, 10। अब इसको फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। फॉर्मूला क्या है, डेल्टा QT, डेल्टा QT हमारा क्या है, डेल्टा QT है हमारा 200, तो 200 डिवाइडेड बाय डेल्टा PC क्या है हमारा, डेल्टा PC हमारा 10 इनटू PC क्या है, ओरिजिनल प्राइस 45, ओरिजिनल क्वांटिटी क्या है हमारी 600। इसको सॉल्व कीजिए, 1 3 15 2 3, ये आ जाएगा 3/2। क्लियर, और ये हो जाएगा 1.5, यानी EC क्या है हमारा 1.5। इसका क्या मतलब है कि इफ़ प्राइस ऑफ कॉफ़ी इंक्रीजेज बाय 1% तो क्या होगा, डिमांड फॉर टी इंक्रीजेज बाय 1.5%। यही तो EC का मतलब होता है। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का क्या मतलब है, अगर एक प्रोडक्ट के प्राइस 1% से इंक्रीज़ हो रहे हैं तो दूसरे प्रोडक्ट की डिमांड 1.5% से इंक्रीज़ होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है, इसलिए हमने क्या बोला, इंक्रीज़ हो रही है, प्राइस भी इंक्रीज़ हो रहा है और क्वांटिटी डिमांडेड भी इंक्रीज़ हो रही है। लेकिन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या कहते थे, मान लेते हैं अगर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या आता, मान लेते हैं -1.5, तो यानी कि 1% किसी प्रोडक्ट के प्राइस में इंक्रीज़ होने की वजह से 1.5% उस प्रोडक्ट की डिमांड डिक्रीज़ हो जाएगी। तो यहाँ पे नेगेटिव साइन का सिग्निफिकेंस था, यहाँ पे साइन क्या आ रहा है, पॉजिटिव साइन आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव रिलेशन है। तो पॉजिटिव रिलेशन किसका होता है हमेशा, हमने देखा है सब्स्टिट्यूट गुड्स का।
तो ये टी और कॉफ़ी कौन से गुड्स हैं? सब्स्टिट्यूट गुड्स। यानी कि अगर हमें ये भी पता लगाना है कि किस टाइप के प्रोडक्ट हैं तो हम क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकाल लेंगे और जैसा साइन आएगा उस हिसाब से हम बता देंगे। अगर पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आती है तो सब्स्टिट्यूट गुड्स, अगर नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आती है तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। क्लियर? हम इससे गुड्स भी पता लगा सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, सपोज द फॉलोइंग डिमांड फंक्शन फॉर अ कॉफी इन द टर्म्स ऑफ प्राइस इज गिवन, फाइंड आउट द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड व्हेन प्राइस ऑफ टी राइजेस फ्रॉम 50 रुपीज़ टू 55 रुपीज़। प्राइसेस ऑफ टी 50 रुपीज़ से अगर 55 रुपीज़ हो जाते हैं, ठीक है, हमें क्या दिया हुआ है? एक डिमांड फंक्शन दिया हुआ है, Q इज़ इक्वल टू 100 प्लस 2.5 PT, where Q is the quantity demanded of coffee and PT is the price of tea। क्लियर? ये समझ में आ गया? ये हमें गिवन है, हमें क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालना है इस डिमांड फंक्शन की हेल्प से और ये हमें डेटा गिवन है। क्लियर? सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है? EC निकालना है तो डेल्टा Q, ठीक है, किसका? प्राइसेस किसके चेंज हुए हैं? टी के। तो क्वांटिटी किसकी चेंज होगी? कॉफ़ी की। तो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कॉफ़ी, तो यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड किसकी चेंज होगी? कॉफ़ी की। प्राइस किसका चेंज होगा? टी का। इनटू प्राइस किसका है? टी का। डिमांड किसकी है? कॉफ़ी की। क्लियर? फॉर्मूला बनाना आ गया हमें। अब क्या करते हैं? देखिए, अब ध्यान दीजिए। अब एक चीज़ हमने समझी है कि प्राइस के साथ वाला जो कोफिशिएंट होता है ये क्या होता है हमारा? स्लोप। क्लियर? ये हमने समझा हुआ है कि प्राइस के साथ में जो भी कोफिशिएंट होता है उसको हम स्लोप कहते हैं। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है कि क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस। प्राइस में चेंज होने की वजह से कितना क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज हुआ। लेकिन यहाँ पर प्राइस किसका चेंज हो रहा है? प्राइस हो रहा है टी का चेंज। यहाँ देखिए 50 से 55 हुआ, तो क्वांटिटी डिमांडेड में किसकी चेंज आएगा? कॉफ़ी की। तो ये जो है, ये स्लोप जो है यही वाला तो है। तो हमें डेल्टा Q बाय डेल्टा P की वैल्यू मिल गई है 2.5, यानी कि डेल्टा QC बाय डेल्टा PT इज इक्वल टू 2.5। क्लियर? ये समझ में आ गया? यही तो स्लोप होता है और स्लोप हम डायरेक्ट फंक्शन से निकाल सकते हैं। प्राइसेस के साथ वाला जो भी कोफिशिएंट होता है वही हमारा स्लोप होता है और डिमांड फंक्शन की हेल्प से हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए? पीटी क्या है हमारे पास? ओरिजिनल प्राइस ये रहा 50 रुपीज़। दूसरा क्या चाहिए हमें? क्यूसी कैसे निकालेंगे? देखिए, क्यूसी निकालने का तरीका क्या है? इस डिमांड फंक्शन में देखिए ये क्यूसी गिवन है, क्यूसी इज इक्वल टू 100 प्लस 2.5 PT। अगर हम PT की वैल्यू डाल दें तो क्वांटिटी निकल के आ जाएगी। अगर हम प्राइस, ओरिजिनल प्राइस यहाँ पे फिल कर दें तो ओरिजिनल क्वांटिटी आ जाएगी। टी की प्राइस डालेंगे तो क्वांटिटी आ जाएगी, ठीक है, कॉफ़ी की। क्योंकि ये डिमांड फंक्शन में Q क्या है? Q इज़ द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कॉफ़ी। ये ध्यान रखिए, ये Q क्या है? क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कॉफ़ी। इसलिए क्या कह रहा हूँ मैं, अगर हमें QC निकालना है तो यहाँ पे प्राइस ऑफ टी रख देंगे तो QC आ जाएगा। तो QC निकालिए, 100 प्लस 2.5 इंटू ओरिजिनल प्राइस क्या है हमारे पास? 50। इस 50 की वैल्यू को यहाँ पे डाल दीजिए 50, तो ये कितना हो जाएगा? QC इज़ इक्वल टू 100 प्लस 2.5 इंटू 50 कितना हो जाता है? 125। तो ये QC हो गया हमारे पास 225। क्लियर? अब इसको फॉर्मूले में पुट कर देंगे, इसकी वैल्यू इसमें डाल देंगे, ये वाली वैल्यू इसमें डाल देंगे। तो फॉर्मूला है हमारे पास डेल्टा QC बाय डेल्टा PT इंटू PT बाय QC। इसकी वैल्यू क्या है? ये है 2.5। PT क्या है हमारा? ओरिजिनल प्राइस है हमारा 50 डिवाइडेड बाय QC क्या निकाला हमने? 225। एक पॉइंट से नीचे 0 आ जाएगा, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 25 1 जा 25 9 जा, तो ये आ गया 5/9
और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0.51, यानी EC कितना आ गया हमारा 0.51, यानी कि 1% अगर प्राइसेस में इंक्रीज होगा किसकी, टी की, तो 0.51% क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज होगी किसकी, कॉफ़ी की। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, यानी कि टी और कॉफ़ी कैसे हैं यहाँ पे, सब्सटीट्यूट गुड्स, यानी कि हम क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की हेल्प से भी किसी दो प्रोडक्ट में रिलेशन बता सकते हैं कि वो सब्सटीट्यूट गुड है कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड है। क्लियर। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जिसकी हेल्प से हमने क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट किया।